IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दुनिया का एक ऐसा पैसों का ठेकेदार जो कहता है टेंशन नहीं लेने का। मैं हूं ना सबसे ज्यादा पाकिस्तान को 28 बार यह बातें कह चुका है। यानी साल 1958 से लेकर 2025 तक लगभग 32+ बिलियन दे चुका है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, चाइना, अमेरिका जैसे देशों का कर्ज ऐड किया जाए तो 256 बिलियन से भी ज्यादा का हो जाता है और रुपए में 21.32 लाख करोड़। इतने जीरो की आदमी गिनती भी भूल जाए। लेकिन पाकिस्तान इतना पैसा चुकाएगा कैसे? अगर नहीं चुका पाया तो क्या होगा पाकिस्तान का? सवाल यह भी है कि IMF के पास इतना पैसा आता कहां से है। चलिए एकदम बेसिक से शुरू करता हूं। सबसे पहले जानते हैं कि IMF बना कैसे। जुलाई का महीना था और साल था 1944। तब दुनिया सेकंड वर्ल्ड वॉर से थक गई थी। हर तरफ बर्बादी थी। पैसा बेकार हो चुका था। इस समय 44 देशों के प्रेसिडेंट एक छोटी सी जगह पे ब्रिटेन वुड्स USA में मिलते हैं और इन्होंने मिलकर तय किया कि अब ग्लोबल इकोनॉमी को हम संभालेंगे और इस तरह से बना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी दुनिया का इकोनॉमिक डॉक्टर जो क्राइसिस में लोन देगा पर अपनी कंडीशंस के साथ। अब क्या होती है कंडीशन? तो मेनली IMF कहता है कि मैं पैसा दूंगा लेकिन तुम्हें अपनी इकोनॉमी ठीक करने के लिए मेरी बात भी माननी ही होगी। यानी कहने का मतलब यह है साहब कि जब तुम्हारी इकोनॉमी ठीक होगी तभी तो तुम मेरे पैसे लौटा पाओगे। तो IMF इसके लिए मेनली 4 कंडीशंस रखती है। अपने पहले कंडीशन में देश के सब्सिडी हटाने को बोलती है। जैसे किसी देश की सरकार जो बिजली, पेट्रोल, राशन सस्ता देती है उसे IMF खत्म करने के लिए कहता है। इससे आम आदमी को महंगाई का झटका लगता है। अपनी दूसरी कंडीशन में टैक्स बढ़ाने के लिए कहता है। यानी रिच और मिडिल क्लास से ज्यादा टैक्स लेना और नई टैक्सेस लगाना जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिले लेकिन लोगों पर इसका बोझ बढ़ता है। फिर अपनी तीसरी कंडीशन में करेंसी डिवैल्यूएशन करने के लिए बोलता है। यानी रुपए की वैल्यू गिराने के लिए कहता है ताकि एक्सपोर्ट सस्ता हो जाए और डॉलर आए और अगर रुपए की वैल्यू गिरती है यानी रुपया वीक होता है तो फॉरेन बायर्स के लिए पाकिस्तान की चीजें सस्ती हो जाती हैं। एक छोटी सी एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि एक टी-शर्ट पाकिस्तान में बनती है जो $10 में अमेरिका को एक्सपोर्ट होती है। जब एक USD = 70 था तो उस टी-शर्ट की वैल्यू 700 थी। अब अगर रुपया गिर जाता है, एक USD = 85 हो जाता है तो वही टी-शर्ट अमेरिका के लिए अब भी $10 की ही है। लेकिन पाकिस्तान को मिल रहे हैं 850। इस तरह से एक्सपोर्ट करने वालों को ज्यादा पैसा मिल रहा है। इसके बाद अपनी चौथी कंडीशन में गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए कहता है। जैसे रेलवेज, एयरलाइंस, बिजली बोर्ड जैसे सेक्टर्स को प्राइवेट हाथों में देना। इससे पैसा तो आता ही है लेकिन जॉब्स और सर्विसेज पे इम्पैक्ट भी पड़ता है। आपके मन में अब सवाल आ रहा होगा कि ओवल IMF के इस कंडीशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखिए साहब उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के इम्पैक्ट पड़ते हैं। पहला इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इसको डिस्कस कर लेते हैं। डॉलर आता है डिफॉल्ट नहीं होता। यानी देश की इकोनॉमी गिरने से बच जाती है। करेंसी रिजर्व स्टेबल होते हैं। डिसिप्लिन आता है। सरकार अपना बजट ठीक करती है। फिजूल खर्चे कम होते हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलता है। रुपया कमजोर होता है तो देश की चीजें दुनिया के लिए सस्ती पड़ती हैं। इन्वेस्टर का ट्रस्ट बनता है। IMF के सपोर्ट से फॉरेन इन्वेस्टर्स भरोसा करते हैं कि देश डूबेगा नहीं। अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी जान लेते हैं।
सबसे पहले महंगाई बढ़ जाती है। सब्सिडी कम होने से पेट्रोल, बिजली, दवाई यह सब महंगी हो जाती है। आम आदमी पर बोझ पड़ता है। जॉब लॉस रिस्क होता है। जैसे सरकारी कंपनीज बेचने से नौकरियां जा सकती हैं। वेलफेयर स्कीम्स कट होती हैं। फिर लोग प्रोटेस्ट करते हैं। जब बेसिक चीजें महंगी हो जाती है और इनकम नहीं बढ़ रही होती, यानी शॉर्ट टर्म में आईएमएफ की कंडीशन से इकोनॉमी को ऑक्सीजन तो मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर रिफॉर्म्स नहीं किए तो महंगाई, बेरोजगारी और गुस्सा यह सब बढ़ जाता है। यह एक बिटर मेडिसिन की तरह होता है। जिंदा तो रखता है लेकिन टेस्ट बहुत कड़वा होता है। इसी कंडीशन को बेल आउट भी कहते हैं। पाकिस्तान अभी बेल आउट पर है, मतलब कि आईएमएफ की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो क्या वो इस तरह से आईएमएफ का रुपया चुका देगा? अगर हाँ तो कैसे? पाकिस्तान सरकार की जून 2024 की रिपोर्ट के अनुसार इस समय देश पर कुल $256 बिलियन यानी करीब 21.6 लाख करोड़ का पब्लिक डेब्ट है। ये पाकिस्तान की कुल जीडीपी का 67% हिसाब। पाकिस्तान का हर बच्चा इस वक्त अपने सिर पर 86.5000 कर्ज लेकर पैदा होता है। इंडिया के हर एक बच्चे पर कितना कर्ज है? कमेंट में बताइएगा। तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान पर इतना सारा कर्ज है कि इस समय वो डेट ट्रैप में फंस चुका है। डेट ट्रैप यानी कर्ज का चक्रव्यूह एक ऐसी सिचुएशन जहां एक देश या व्यक्ति इतना कर्ज ले लेता है कि उसे चुकाने के लिए भी उसे नया कर्ज लेना पड़ता है और फिर ये साइकिल रिपीट होती रहती है। नया लोन, पुराने लोन का रीपेमेंट, फिर नया लोन और फिर से रीपेमेंट। इस साइकिल से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए पाकिस्तान ने आईएमएफ से 5 बिलियन का लोन लिया। वापस करने का टाइम आया लेकिन पैसा नहीं है। अब पाकिस्तान फिर से आईएमएफ या किसी और से नया लोन लेता है, सिर्फ पुराना चुकाने के लिए। इस नए लोन पर भी इंटरेस्ट लगेगा। अगले साल फिर रीपेमेंट का प्रेशर और फिर से एक और लोन। अमेरिका में पाकिस्तान के एम्बेसडर रह चुके हुसैन हक्कानी ने बीबीसी से कहा, आईएमएफ में जाना आईसीयू में जाने जैसा है। अगर कोई मरीज 24 या 25 बार आईसीयू में जाता है तो इसका मतलब है कि बेसिक स्ट्रक्चर ही खत्म हो गया है। तो इस तरह से पैसा चुकाना इम्पॉसिबल लग रहा है। तो ऐसे में अगर कोई देश आईएमएफ का लोन नहीं चुका पाता तो आईएमएफ क्या करता है? चलो स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले वार्निंग देता है और नेगोशिएशन करता है। फिर बाकी देशों के साथ बैठक करता है। क्या दिक्कत है? क्या रीपेमेंट का टाइम बढ़ा दे या कुछ और रिफॉर्म करें? इस स्टेज को कहते हैं डेब्ट रिस्ट्रक्टिंग या लोन रिस्केड्यूलिंग। इसके बाद आईएमएफ कुछ और नई शर्तें रखता है, जैसे ज्यादा टैक्स लगाओ, पब्लिक कंपनीज बेचो, वेलफेयर स्कीम कम करो। आईएमएफ यह सब करता है ताकि उसका पैसा उसे वापस मिल जाए। अगर देश कोऑपरेट नहीं करता तो आईएमएफ नया पैसा देना बंद भी कर देता है। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को रेड अलर्ट जारी कर देता है। यह देश रिलायबल नहीं है, जिससे देश की क्रेडिट रेटिंग गिर जाती है, जैसे स्कूल में एफ मिलना। फिर कोई देश या बैंक उसको लोन नहीं देता। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स निकलने लगती है, जिसके बाद ग्लोबल मार्केट में उसका ट्रस्ट खत्म होता चला जाता है। करेंसी गिरती है, इंपोर्ट महंगा होता है, आम जनता सफर करती है। बट आईएमएफ कभी मिलिट्री एक्शन या दबाव से पैसा नहीं लेता। वो नेगोशिएशन और रिफॉर्म्स के थ्रू पैसा वापस लेने की कोशिश करता है। वैसे अगर बात इंडिया के कर्ज की करें तो इंडिया ने भी आईएमएफ से लोन लिया हुआ है, लेकिन ज्यादा बार नहीं और अब तो बिल्कुल भी नहीं लेता। इंडिया
ज्यादा पैसा आईएमएफ के कॉन्टेक्स्ट में। कोटा मतलब आईएमएफ का मेंबरशिप फी, यानी कि जब कोई देश आईएमएफ का मेंबर बनता है तो उसको एक सर्टेन अमाउंट का कोटा पैसा जमा करना होता है। यह कोटा डिसाइड करता है देश आईएमएफ को कितना पैसा देगा